मेरा नाम हर्षा है। मेरा बाप बचपन में ही माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं इकलौती बेटी थी लेकिन हालात की बदकिस्मत ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी कि मुझे अकेली को भी वो लाड प्यार ना मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने होश समझते भी माँ को यूं ही अपने और मेरे लिए मेहनत कर मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामा के घर रहते थे और मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ बंगले पर काम करती करके वापिस आने के बाद मामी के घर का सारा काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मामी खुश ना होया करती थी। चुपचाप सब कुछ देखते रहते। मामा अगर बहन की खातिर पत्नी को कभी कुछ नहीं कहते थे। शायद वह भी मेरी माँ और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए वो हमेशा उदास हो जाती थी और अपने बहन भाइयों को याद करके रो रोती रहती थी। मेरी माँ की एक और बहन भी थी, लेकिन वह मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने उसे गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह पाला था। उनकी शादी भी हो गई थी और वह अब दूसरे देश में रहती थी। उनका नाम सीमा था। मेरी मामी कहती कि उन्होंने भागकर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने उन्हें सहारा दिया और उन्हें सगी बेटी बनाकर पाला। होने के मुंह पर लिख लगा कर चली गई, इसलिए भगवान ने भी उन्हें सजा दे दी और उनकी पहली औलाद ही उन्हें किन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वह भी अपने माँ बाप के साथ देश से बाहर रहता था। मैं कभी कभी सोचती अगर वही बेटा उनका इस देश में पैदा हुआ होता तो क्या वह इतनी आसानी से माँ बाप के साथ रह लेता। इसका जवाब है सिर्फ नहीं। मैं नहीं था मेरे पास नहीं था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी गिरोह ने करनी थी। यही सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कद काठ और रंग रूप निकला था। मेरे खूबसूरती से हर कोई इन्फेक्शन था, पर दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह दोनों मुझ पर बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मामी का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह अक्सर मेरी माँ से कहती कि बेटी पर नज़र रखा करो, कहीं यह भी अपने बाप और अपनी मासी की नक्शे कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से अफसोस होता था कि ना जाने क्यों वह हम माँ बेटी के लिए इतने नफरत दिल में रखती है, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते थे। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी, आज है हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिर ले आने जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से अनुमति ले लो। लेकिन यह बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है। तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने की शौक में थी, बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ बोला कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा था। माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वह मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से बहुत ही चिंतित रहती थी, इसलिए फौरन ही मान गई और घर से अकेली निकल गई और मेरे पीछे पीछे ही मेरी मामा की दोनों बेटियां भी आ गई। वह मुझे एक बड़े से होटल में ले गई और कहा कि तुम भी अच्छे खाने और अच्छी जिंदगी गुजारने का हाथ है भी तो मन करता होगा कि बाहर घूमूं फिरूं, इसलिए आज है अपनी सालगिरह है पर खूब इंजॉय करो। वह दोनों मुझे एक मेज पर बैठा कर यह कहकर वहां से चली गई थी। खाने का कहकर अपने आते हैं खाने का कहकर आते हैं। मुझे वहाँ अकेले डर लग रहा था और माँ को से बोली गई झूठ है। अफसोस भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोची थोड़ी देर की बात है और फिर तो घर ही चले जाना है। अभी इस यह बात सब सोचते हुए कुछ ही देर गुजर गई थी। वहाँ एक लड़का आकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा तो मैं डर गई और इधर उधर नजर दौड़ाई अपने मामा की बेटियों की तलाश में, जो कि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से खुद ही उठकर घर की तरफ
चल दी, क्योंकि मुझे अब यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैं एक रिक्शा पकड़ कर घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुँची तो मेरी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मामा की दोनों बेटियां तो घर वापिस आ चुकी थी और बाहर आंगन में बैठी थी, जबकि उसकी आंगन के बीचों बीच मेरी माँ बैठी अपना सर पकड़े हुई थी, और मामी ने चीख चीख कर घर के दीवारों को सिर पर उठा रखा था दिए। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़रें जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चिल्लाकर तरह-तरह का हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। ना समझे मैं बार-बार पूछ रही थी कि आखिर ये मेरी गलती क्या है? मुझे बताए तो सही। इस सारे तमाशे में मेरी माँ खामोशी सी बैठी रही और पिटती हुई देखती रही। मुझे अपनी माँ की बेहोशी पर बहुत सदमा पहुँचा कि वह अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी के बातों से रुसवा होता देख सकती है। आखिर मामा को ही मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे मामी के चंगुल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी? तो मैंने झट से बोल दिया कि मामा तो आपकी बेटियां के साथ घूमने गई थी, जिस पर दोनों साफ मुकर गई। हो तो मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊँगी, जबकि हम तीनों साथ गए थे। तो फिर मेरे मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकाल कर सबके सामने कर दिया। उसकी मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर-थर काँपने लगी। वह तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी, जो होटल में मेरे साथ आकर बैठा था। मेरी कज़नी से सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर यह सब हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। अब तो मामी ने भी हम माँ-बेटी का पर जुल्म पहाड़ ही तोड़ डाले और मामा भी एक शब्द नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो-रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से निकल जाने के ही हुक्म दे दिया। अब कब से खामोश बैठी माँ ने कब अब होठ हिलाए थे और बस इतना कहा कि चलो मेरे साथ है। अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने माँ के पाँव पकड़े और कहा कि सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आइए। खुद को इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना करे। मगर मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और हम मामा का घर छोड़कर आए। अब माँ मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम ना जाने कहाँ जा रहे थे, कोई ना मालूम ना मंजिल ही थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए हैं। उन दिनों में माँ ने कोई भी मुझसे बात नहीं की थी और बस सफ़र में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मेरी माँ को भी मुझ पर विश्वास नहीं। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आँखें फटी की फटी रह गई। माँ ने बेल बजाई और घर के अंदर दरवाजे के साथ बैठी चौकिंदा ने दरवाज़ा खोला और हम माँ-बेटी घर के अंदर चली गई। घर से बाहर से ज़्यादा खूबसूरत था घर अंदर से बाहर से ज़्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचकर लौट गया और आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में मुझसे बात नहीं की थी और बस सफ़र में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफ़सोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर विश्वास नहीं। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटे की फटी रह गई। माँ ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर से बाहर से ज़्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचकर खुद लौट गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बहुत ही महंगी साड़ी पहनी रखी थी
माँ जो इतने दिन से चुप कलावा दे ओढ़े बैठी थी, फ़ौरन उस औरत से हँस कर मिली थी और दोनों आपस में यूँ मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी हो। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यह मेरी बेटी है। वह औरत जल्दी से मेरे तरफ लाल पके और मुझे एकदम गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि यह तुम्हारी मासी है और यह अब अपने देश इंडिया वापस आ गई है। मुझे यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ ही ये भी सोचने लगी कि माँ को मासी का पता कैसे चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थी? अब मैं भी कुछ नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी मासी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही इच्छा थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वह कहीं भी घर से में नजर नहीं आया। वो कुछ देर बाद हमने जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना खाया। मासी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहाँ हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम गुदगुदा बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई और उसे पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर उस रात आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। माँ ने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरी शादी मासी के बेटे से कराना है। माँ ने मुझसे कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने मन से कहा कि मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। कम से कम मैं अपनी बेटी पर तो विश्वास करती। और मैं आपको चीख चीख कर विश्वास दिलाती रही कि मामा की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वह मुझे खुद अपने साथ ले गई थी और उस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वह दोनों मुझे टेबल पर बिठाकर घर आ गई थी और वह लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ का सहारा लिया है, झूठ बोला है सबसे, आप चोरी छुपा रहे मासी से मिलते रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरी माँ है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यह किसी और के ही कंट्रोल में है। फिर कहा कि आपने मेरी शादी करनी है तो कर दीजिए, मगर मुझ पर इस तरह का इंतजाम मत लगाइए। अपने भाई और उसकी झूठी मकरार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ मत उछालिए। तब मेरी माँ ने मुझे मेरे सामने एक शर्त रखी, मेरी सर पर आसमान गिरा दिया था और कहा कि अगर तुम सीमा के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना मैं कभी तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है वह एक किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर यह इंजाम ना भी लगता तो भी मैं तुम्हारी शादी सीमा के बेटे से ही करने वाली थी। अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें यह शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा मुँह देखोगी। अपनी माँ की इस संगदली पर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन उसकी सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं मान गई। अगले दिन माँ ने सीमा मासी को भी यह खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तो मासी भी खुश हो गई और मेरी शादी वारी जाने लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और बुझे दिल से वही बैठी रही। कुछ देर बाद माँ और मासी उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी ज्यादा देर वहां नहीं रही और उठकर उनको ढूंढने लगी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतनी बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटखट की आवाज में
आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झाँक कर देखा तो मेरी मासी माँ को नोटों से भरी हुई एक गेडी दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अब मुझे समझ आया तो मौसी ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के साथ मेरा सौदा लिया है और अब मेरी शादी करवा रही है। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट आई। जब माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुँह मोड़ लिया, कहा कि मैं आपका लालच समझ गई हूँ, देख कर चुकी हूँ कि आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ ने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। कहने लगी, सीमा बहुत अमीर है और हमारे पास क्या है, इन पैसों से खरीद दूंगी तो दोनों का मजबूत ठिकाना होगा और फिर तुम भी शादी करके अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना। यह सारा सब कुछ अपने नाम करवा लेना, बाद में जहाँ चाहे पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने साफ साफ कहा, यह धोखा है जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तो माँ ने भी जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हमें भी उन्हें वही वापिस लौटा रहे हैं। पहली सीमा मेरे मंगेतर साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली थी। मेरे माँ लाए ने सीमा को सगी बेटी की तरह है पाला था और उसने मेरी ही हक पर डाका डाला था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली थी। मेरी माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो इस समय बिस्तर से जा चुकी थी और भगवान को प्यारी हो गई थी। आज सीमा के पास जो कुछ है वह सब कुछ मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया और एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है, उसे भी पाप और पुण्य के चक्कर में गवा बैठेंगे। मैंने कहा, माँ से कहा, मानती हूँ इस बात को लोगों को गलत किया है, लेकिन आप जो कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में फर्क क्या रह गया। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई बात नहीं सुनने को तैयार थी। उस रात माँ मुझे वही अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठने पर सीमा मासी का व्यवहार भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरह से उनके गुलाम सी बन गई थी। सीमा मासी ने मुझसे कहा कि वह आज ही मेरी शादी अपने बेटे के साथ करवाएगी। इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच में मुझे भी चुप रहने का पर मजबूर कर दिया था और उसी दिन बहुत ही सादगी से मेरी शादी साहिल से हो गई थी। बहुत ही सादगी से शादी साहिल से हो गई थी। वो कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहाँ चली गई थी। माँ के लालच पर मुझे दिल से बहुत दुख था। रात होते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहां मैं पहले कभी नहीं आई थी, मगर अब ऐसी कमरे में न जाने कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे पहले उसने मेरी माँ के हाथ पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे से मेरी सौदा कर लिया है। अपने पति को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं सीमा मासी ने मुझे अपने बेटे को देखने क्यों नहीं दिया था। फेरों के समय भी मेरे पति के चेहरे पर सहरा पड़ा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी हूँ अपने पति का इंतजार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे की तरफ बैठी मेरा पति, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उसे पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं उससे अपनी निगाहें हटाने ही भूल गई थी। उन्होंने आने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। कहीं से भी वह किन्नर नहीं लगता था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह अधूरा था। मेरा दिल फिर दुख से भर पड़ा। वह इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपने भरपूर मर्दाना आवाज़ में मेरा हाल चाल पूछा, जिसका मैंने कांपते
हुए आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मैं हैरत के समंदर में खो गई थी, गोता लगा रही थी। साहिल ने मुझे मुँह दिखाई का बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला यह किन्नर क्या सुहाग रात मनाया। लेकिन साहिल धीरे-धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरे हाथों से होते हुए उसका स्पर्श मेरे चेहरे तक पहुँच गया रहा था और उसके गर्म सांसों से पिघलती जा रही थी। पूरी रात साहिल मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार की बारिश करता रहा और मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वह ख़त्म हो गया था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा पति एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत ही रसीले होकर सोते हुए साहिल की तरफ निगाह डाली थी और उसके चौड़े से सीने पर सर रखकर सो गई थी और सुबह उठते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँखें खुली। मैंने देखा कि मेरी सास मेरे कमरे में आ चुकी थी। मैं हैरान रह गई थी जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया और हैरत से चीख मार कर दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले इस लड़के का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि नूह का होता है, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा, मम्मी जी यह कौन है? तो मेरी सास ने मेरी सर पर हाथ रखते हुए कहा कि यही तो तुम्हारा पति है। यह रात अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, देर से वापस आया था तो दूसरे कमरे में सो गया। मैं कभी अपने पति को देखते तो कभी रात को के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाहा कभी अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, यही कहीं भाग कर चली जाऊं। मैं चाहते हुए भी अपनी सास को कुछ नहीं बता पा रही थी कि रात मेरे कमरे में कोई और था और मैं तो उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ। कितना बड़ा मजाक हुआ था मेरे साथ। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना होलिया ठीक किया और अपने असली पति को दिया, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दुबला-पतला शरीर और ऐसे रंग ढंग से मचल रहा था जैसे कोई लड़की अंधाएँ दिख रही हैं। हाँ, उसने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और ज़ोर-ज़ोर से तालियां भी बजा रहा था। रात मेरे कमरे में जो आया था वह 6 फीट का लंबा चौड़ा पूरा मर्द था और बहुत ही हैंडसम था। रात वाला एक-एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और अचानक ही मेरे हाथ अपने होठों की तरफ चले गए, जहां उस रात वाले लड़के के प्यार की मोहर अब भी लगी हुई थी। मेरी आँखों से जो तो आँसू लुढ़क गए थे। भला इस किन्नर के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुज़र सकती थी, मगर क्या करती। न चुप हो गई और मेरे पति को मेरे बिल्कुल बराबर भी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपनी ही शौक में घूमता रहता था और मुझे बहुत कम बात करता। मैं भी भगवान का धन्यवाद करती कि वह मुझसे कम मिलता है और अपनी अलग दुनिया में ही बिजी रहता है। कुछ समय बाद मेरे किन्नर पति के ने वापिस जाने का फैसला कर लिया। मेरी सास मुझे भी मेरे पति के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पेपर तैयार नहीं थे और मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश भी नहीं थी। अच्छा है यहाँ से चला जाए। बार-बार मुझे अपने सामने देखकर मुझे घिन आती है और फिर कुछ ही समय के बाद वह चला गया। अब इतने बड़े घर में भी और मेरी सास अकेली रह गई थी। घर में बड़े-बड़े एक करती क्या, अपनी सास के साथ कामों में साथ हाथ बटाने लगी। सबसे पहले किचन की ज़िम्मेदारियाँ अपने सिर पर ले ली। रोज़ नए-नए खाने बनाती। मेरी सास अब मुझसे बहुत खुश रहती। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द हमसफ़र पर। कभी-कभी मुझे उसी लड़के के बहुत याद आती थी जिसे रात कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था। मेरा चैन सुकून सब
कुछ मगर उसके बाद मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए हैरत की बात थी, एक आखिर इसका मकसद क्या था? वह कौन-सा था? साथ ही मुझे अपनी माँ का भी रहती थी, जिसने पलट कर खबर नहीं ली भी थी। एक दिन मैं बाजार गई, वापिस पर आने पर एक होटल पर रुक गए, वहाँ नहीं अचानक उसकी उसी लड़के पर पड़ गई नज़र। लड़के साथ होटल आई थी और वह मेरे साथ बैठ गया था। यहीं तो इन सब बातों को ज़िम्मेदार था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ, उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था और मेरे पास आकर क्यों बैठे थे? उसने सच बता दिया कि उस दिन मुझे यह सब कुछ करने के लिए तुम्हारी मामा की बेटियों ने कहा था। उस समय दिल से आवाज़ आई कि काश मेरी माँ भी यहाँ होती और मेरी बेगुनाह का खूबसूरत अपनी आँखों से देख लेती कि वो कैसी उनकी अपनी मुझ अपनी उनकी नज़रों से गिरने के लिए यह सब ड्रामा रचाया था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर होती तो भी कुछ नहीं करती, क्योंकि उनकी आँखों पर तो लालच की पट्टी बन गई थी। जब हम पर आपस आए तो कुछ ही देर बाद मेरी सास घबराए हुए मेरे पास आई। उनकी उड़ी हुई रंगत देखकर दिल कैसे अनहोनी का बताने लगा। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं जल्दी से अस्पताल पहुँची। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी माँगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैंने कहा कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूँगी। मेरी माँ अपनी दोनों टाँगें खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने पास ले आई और दिन-रात उनकी सेवा के में एक कर दिया और साथ इस मुश्किल समय में मेरी सास ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर की पिछले कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम खुद उस तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वहाँ मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी मौजूद है, जिससे मेरी सास चुपके-चुपके कुछ बातें कर रही थी। देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे सामने वाला इंसान पहचान में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह इंसान खिड़की से चला गया था। अब मुझे अपने सास पर शक होने लगा था और मैं उन पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। मुझे लग रहा था कि मुझे जैसे मेरी सास साथ कोई नया खेल खेल रहा था। अगले दिन मैंने अपनी सास पर पूरी नज़र रखी हुई थी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को जाते हुए देखा तो मैं भी पीछे-पीछे चली गई और उसी कमरे में से मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उसी इंसान का नज़र पड़ते ही मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि वह तो वही लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। उसका मतलब मेरी सास इस लड़के को पहले से ही जानती है और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालाँकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा और दिन-रात उनकी सेवा की थी। मैं अगले दिन अली माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को सारी मामले से कुछ पता नहीं था। मैंने अपनी माँ को बताया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालातों से लाकर फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़रूर मेरी सास का इरादा होगा कि उनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा कर नहीं सकता और उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया ताकि उन्हें उनके ख़ानदान का चश्मा चिराग मिल सके। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठ सकती बैठने वाली नहीं थी। यह हकीकत सबके सामने लेकर आऊँगी। अगले दिन मैं इस कमरे में जाकर बैठ गई थी, जिस कमरे में वह लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अभी मुझे बैठे कुछ देर हुई थी कि दरवाज़ा खोलकर वही लड़का अंदर आया। मुझ पर नज़र पड़ते ही एक पल के लिए तो वो सन्नाटे से भर गया। मैंने उस लड़के के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? पहले तो वह मुझे देखकर कुछ घबरा गया, लेकिन अब उनके चेहरे पर
एक मुस्कुराहट आ गई थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात को तो तुम्हें धोखे से मेरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान है। अभी शब्द में मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर कहा कि बस अब खामोश हो जाओ जान, तो मेरी तुम में हो, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे ना नहीं रह सकता। लेकिन उसकी बाहों में आकर उस खुद को संभाल अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वह मेरा पति नहीं था, कोई गैर मर्द था। फिर भला मैं उसके बारे में यह कैसे सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों मेरी जिंदगी में चले आए हो, क्यों मेरे जख्म हरे करते हो। उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे ना जाने कितने सपने दिखाए, और मैं भी कितना खुश थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला और हैंडसम पति मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो नरक बनने वाली है। मेरी ज़िंदगी में पति का प्यार नहीं है, बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही से सिसक कर गुजरने वाली है। अब वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसने मेरे आंसू साफ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे दुख होता है। मेरे दिल को ज़्यादा मत दुखाओ। मैंने चीख कर कहा, बताओ कौन हो तुम, क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से। उसने जवाब दिया कि जैसे तुम सीमा मासी कहती हो, मैं उनका बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था, जो किन्नर था, और बदनसीब से वह मेरा पति भी था। अभी उस लड़के से कुछ और पूछने ही वाली थी कि पीछे से मुझे मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले से ही वहाँ आ चुकी थी। बहुत ही शांत शब्दों में कहा कि हाँ, यही मेरा बेटा है। मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मैंने उनसे पूछा, फिर वह कौन था जिसे मेरा पति बताते हुए आप उसे दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेली थी। मैं 2 साल की नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेली थी। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया था। उनके पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम संजना था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। संजना के माँ बाप मुझे बिल्कुल सगी बेटी की तरह रखते थे। संजना मुझसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी पहले होनी थी तुम्हारा होनी थी। तुम्हारी नाना नानी ने संजना का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब संजना के मंगेतर ने मुझे देखा तो वह मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले दिन ही कहलावा भिजवा दिया कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। यह सब सुनकर यह सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। सबको लगता था कि मैं सबको लगता था कि मैं ही संजना के मंगेतर को बहकाया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा कौन तो सगा कौन ही होता है। जब लोग संजना के साथ सब लोग संजना के साथ है सब लोग संजना के साथ थे, और सब मुझसे लोग नफरत करने लगे। जब जबरदस्ती मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी से कर देना चाहते थे, जो बच्चों का बाप था। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक कटवा दी है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हारा तुम अब हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसे भी
है अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन मैं रोहित के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और रोहित आपस में प्यार करने लगे थे। रोहित ने फैसला किया था कि हम भाग कर शादी करेंगे और इस तरह रोहित के साथ भाग गई थी। कुछ समय तक सब लोग हमसे नाराज़ रहे थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे आना-जाना शुरू हो गया था। जब मेरा पहला बच्चे का जन्म हुआ तो संजना मेरे घर रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने सब घर खानदान में यह मैसूर कर दिया कि मैंने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस-किस को विश्वास दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। फिर मैं फिर रोहित और मैं और रोहित तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन कर। फिर मैंने और रोहित ने यह देश ही छोड़ दिया था। मैं फिर भी अपना दिल बड़ा रखा था और माँ से बात तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। फिर तुम्हारे माँ को यह सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक है, इसलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे से तय कर दिया था। लेकिन इसके बदले उसने मुझे 50 लाख की मोटी रकम मांगी थी। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा रखी थी कि मैं शादी करूंगा तो हर्षा से ही करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई, लेकिन मेरा मन इस शादी को करने का बिल्कुल भी नहीं था। जब माँ इतनी लालची है तो बेटी भी लालची होगी। मैं साहिल को समझाया कि पहले हर्षा को आजमाओ, वह कैसे नेचर की लड़की है। जैसे मैं तुम्हारा पति बताया था, वह साहिल का एक जानने वाला था। मैंने उसे तुम्हारा पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया था। शादी की पहली रात मेरी मना करने के बावजूद साहिल तुम्हारे कमरे में चला गया था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत बेकरार था। मैंने इस शर्त पर शादी की पहली रात उसे तुम्हारे पास जाने दिया कि उसके बाद तुम शुभ हर्षा के सामने नहीं आओगे, जब तक कि वह अपने आजमाइश पर खरी नहीं उतरती है। मैं देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी तो अपनी माँ की तरह है, चालबाज और लालची नहीं हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा भी बहुत ध्यान रखा है और कभी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं देखा। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी और साथ ही साथ मेरी आंखों में आंसू भी बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने अपनी पति और अपने सास को माफ़ कर दिया था। मेरी और सास ने मुझे साहिल को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। साहिल ने बेकरारी से मुझे बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। अब मैं अपने पति साहिल के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ समय के बाद मेरी माँ दुनिया से चली गई थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और अपने पाप की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। उन्होंने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरी सास ने भी उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था। धन्यवाद। कैसी भी हो, जोड़ दूंगा।